तो आज हम करेंगे अपनी गंगा बुक का 5th चैप्टर आखिरी चट्टान तक। ठीक है, अब आखिरी चट्टान तक के लेखक है मोहन राकेश जी। अब मोहन राकेश जी ने यहाँ पर अपने यात्रा का, अब ये एक यात्रा वृत्तांत, अपनी यात्रा जो इन्होंने कन्याकुमारी तक की थी, तो वहाँ पर जो इन्होंने अपने जो भी इनके एक्सपीरियंसेस थे, जो भी इन्होंने देखा, जो भी इन्होंने एंजॉय किया, वो सब इन्होंने हमें इस चैप्टर में बताया है। ठीक है, अब इसी और अब इसका टाइटल आखिरी चट्टान तक क्यों पड़ा, क्योंकि ये कन्याकुमारी जो है दक्षिण भारत के छोर एकदम आखिरी चट्टान पे है। ठीक है, कन्याकुमारी एकदम लास्ट, बिल्कुल आप नीचे जब देखोगे मैप में सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है वो कन्याकुमारी है, इसलिए इसका नाम रखा है आखिरी चट्टान तक। ठीक है, अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले लेखक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये हिंदी साहित्य के बहुमुखी रचनाकार मोहन राकेश का जन्म, इनका जन्म हुआ था सन 1925 में अमृतसर पंजाब में। ठीक है, ये क्या क्या लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, नाटक लिखते हैं, डायरी लिखते हैं और यात्रा वृत्तांत लिखते हैं। तो ये भी एक यात्रा वृत्तांत है ये चैप्टर। ठीक है, और अगर हम आगे देखें तो अब आखिरी चट्टान तक एक रोचक यात्रा वृत्तांत है जिसमें लेखक ने कन्याकुमारी की अपनी यात्रा के अनुभवों को व्यक्त किया है। यात्रा वृत्तांत में बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर के मिलन स्थल, अब ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कन्याकुमारी में बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर का मेल होता है। ठीक है, का मिलन होता है। अगर आप इसको इंग्लिश में अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन मीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये मिलन स्थल है पर स्थित कन्याकुमारी के प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन सजीव ढंग से किया गया है। कन्याकुमारी के समुद्री तट के जीवन से साक्षात्कार होने पर लेखक केवल वहाँ की भौगोलिक और सांस्कृतिक सुंदरता का ही वर्णन नहीं करता, बल्कि अपने मन में उठने वाली भावनाओं, विस्मय, रोमांच, शांति और आत्मिक खोज को भी व्यक्त करता है। यात्रा वेदांत की भाषा सहज, प्रभावपूर्ण और चित्रात्मक है, जो पाठक के मन में दृश्यों को ऐसे जीवंत कर देती है कि पाठक को लगता है कि वह भी लेखक के साथ ही यात्रा कर रहा है। तो आपके दिमाग में वो इमेजेस आने लगेंगी जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ोगे। प्रकृति की भव्यता और मानव मन की गहन अनुभूतियों को यह यात्रा वृत्तांत एक साथ उजागर करता है। ठीक है, तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आखिरी चट्टान तक, कन्याकुमारी, सुनहले सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि। अब यहाँ पे बहुत सुंदर, बहुत ही सुनहरा सूर्योदय भी होता है और सूर्यास्त भी होता है, मतलब सनराइज भी होता है और सनसेट भी होता है। ठीक है, अब ये जो लेखक थे हमारे, केप होटल के आगे बने बाथ टैंक के बाई तरफ समुद्र के अंदर से उभरी साहा चट्टान में से एक पर खड़ा होकर मैं देर तक भारत के स्थल भाग की आखिरी चट्टान को देखता रहा। अभी केप होटल में आगे जो बाथ टैंक बना हुआ था उसके बाई तरफ में एक समुद्र थी, वो वहाँ खड़े होकर देर तक भारत के स्थल भाग की आखिरी चट्टान को देख रहे थे। जो कन्याकुमारी में जो चट्टान थी उसको वो देख रहे थे। पृष्ठभूमि में कन्याकुमारी के मंदिर की लाल और सफेद लकीरें चमक रही थी, तो बहुत साफ तरीके से, बिल्कुल ही उसके पीछे कन्याकुमारी के एक मंदिर भी था जिसकी लाल और सफेद लकीरें बहुत सुंदर सुंदर तरीके से चमक रही थी। ठीक है, अब वो फिर से यहाँ पर बताते हैं अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, मतलब अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन, यहाँ पर ये तीनों के संगम स्थल से वह चट्टान जिस पर कभी स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई थी, हर तरफ से पानी की मार सहती हुई स्वयं भी समाधि स्थल सी लग रही है। तो वो बता रहे कि यहाँ पर इन तीनों का, इन ओशंस का यहाँ पर मिलन होता है और यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने भी समाधि लगाई थी। ठीक है, और हर तरफ से यहाँ पर पानी, हर तरफ से यहाँ पे लहरें आ रही हैं, तो इससे क्या हो रहा है, ये भी ऐसा ही, ये चट्टान भी ऐसी लग रही है जैसे इसने भी समाधि लगाई हो। ये भी एक मेडिटेशन में लीन है, ये भी वहाँ खड़े होकर समाधि लगाकर जब कर रही है, मेडिटेशन कर रही है। तो वो चट्टान भी वैसी ही लग रही है जैसे कोई इंसान बैठकर वहाँ पर समाधि लगाकर कुछ जप कर रहा होता है। ठीक है, तो लेखक केप होटल की उस सामने जो वहाँ पर एक चट्टान थी, वहाँ पर वो खड़े हो गए और समुद्र, वहाँ पे जो समुद्र था उसमें थोड़े से ही पास में जो चट्टान थी वहाँ पर जाकर वो खड़े हो जाते हैं और वहाँ से भारत के जो अंतिम स्थल का नज़ारा वो देख रहे होते हैं। ठीक है, और वो कैसे उनको लग रहा होता है वो हमने भी डिस्कस किया। फिर वो मंदिर की बात करते हैं, उसके पीछे जो मंदिर था, है ना, तो उस मंदिर में जो लाल और सफ़ेद धारियाँ थी वो दूर दूर से चमकती हुई दिखाई दे रही थी। पूरा का पूरा जो वातावरण शांत और बहुत सुंदर लग रहा था। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
हिंद महासागर की ऊंची ऊंची लहरें मेरे आसपास की स्याह चट्टानों से टकरा रही थी। अब हिंद महासागर की बहुत ऊंची ऊंची जो वेव्स आ रही थी वो चट्टानों से आकर टकरा रही थी। बलखाती लहरें रास्ते की नुकीली चट्टानों से कटती हुई आती थी, जिससे उनके ऊपर चूरा बूंदों की जालियां बन जाती थी। ठीक है, मैं देख रहा था और अपनी पूरी चेतना से महसूस कर रहा था शक्ति का विस्तार, विस्तार की शक्ति। ठीक है, अब लेखक कहते हैं मैं अपने पूरे होश में देख रहा था कि शक्ति का विस्तार या विस्तार की शक्ति को महसूस कर रहा था। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर जो लेखक जो देख पा रहे थे वो ये देख रहे थे तीनों तरफ से पानी ही पानी उन्हें दिखाई दे रहा था, परंतु फिर भी उनको उनके सामने हिंद महासागर का भाग दूसरों की तुलना से अधिक दूर और अधिक गहरा ज्ञात हो रहा था। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि तीनों तरफ से क्षितिज तक ही पानी था, फिर भी सामने का क्षितिज हिंद महासागर का अपेक्षा अधिक दूर और अधिक गहरा जान पड़ता था। ठीक है, लगता था कि उस और दूसरा छोर है ही नहीं। तो जब भी होराइजन हमें दिखता है, जब भी हम ओशन में देखते हैं, समुद्र में देखते हैं, तो हमें कभी भी वो दूसरा छोर नजर ही नहीं आता। तो लगता है कि कभी इसका एंड ही नहीं होगा। ठीक है, तीनों ओर के क्षितिज को आंखों में समेटता मैं कुछ देर भूल रहा कि मैं हूँ एक जीवित व्यक्ति, दूर से आया यात्री, एक दर्शक। तो वो इतना ज्यादा खो गए उस पूरे व्यूज को देखते हुए, उस पूरे एहसास को। एकदम वो ऐसे वहां पे खड़े हैं चट्टान के ऊपर, चारों तरफ से मतलब तीनों तरफ से ऐसे पानी आता हुआ दिख रहा है और होराइजन दिख रहा है, इतना सुंदर वहां पे नजारा उन्हें दिख रहा है। तो वो बिल्कुल भूल जाते हैं कि वो कौन है, वो अपना नाम, अपने अपनी ये यहाँ तक अपना वजूद भी भूल जाते हैं कि मैं एक जीवित इंसान हूँ, एक दर्शक हूँ। ठीक है, बाहर से आए एक यात्री हूँ, एक टूरिस्ट आया हूँ, है ना। उस दृष्टि के बीच में उन्हें उसी दृष्टि का एक हिस्सा बनकर वो वहां पर खड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे मानो कि मैं बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच एक छोटी सी चट्टान हूँ, तो उन्हें ऐसा लगा कि मैं भी इन बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच में एक छोटी सी चट्टान हूँ। ठीक है, तो पर होता क्या है फिर उस एकदम से इसमें क्या होता है कि जब उन्हें होश आता है, जब वो वापस संभलते हैं, तो देखते हैं कि मेरी चट्टान भी तब तक बढ़ते पानी से काफी घिर गई थी। तो जिस चट्टान पे वो खड़े थे वो भी अब पानी से कवर हो चुकी थी, इतना ज्यादा पानी आ गया था। ठीक है, तो अब वो क्योंकि डूब ना जाए तो उन्होंने फटाफट रिएक्ट किया और उन्होंने कहा कि मेरा पूरा शरीर एकदम सिहर गया मतलब एकदम से वो कांप गए ऐसे देख कर ना कि अगर मैं और थोड़ी देर ना उठता तो मैं भी शायद बह ही जाता आज इस पानी में, है ना। इस सोच से वो ऐसे कांप से गए। तो मैंने एक नजर फिर सामने के उमड़ते विस्तार पर डाली और पास की एक सुरक्षित चट्टान पर कूदकर दूसरी चट्टानों पर से होता हुआ किनारे तक पहुंच गया। तो जैसे ही उन्होंने होश संभाला, तो जब उन्होंने बढ़ते पानी में देखा कि ऐसे, तो एकदम उन्हें कंपन सी हुई। ठीक है, फिर उन्होंने एक नजर डाली, फिर सामने से उमड़ते विस्तार पर डाली, अर्थात सामने से बढ़ते हुए समुद्र पर एक नजर डाली। मतलब कितनी तेजी से पानी आ रहा था। फिर उन्होंने सोचा कि पास की एक सुरक्षित चट्टान पर कूदकर दूसरी चट्टान पर से होता हुआ किनारे तक पहुंच जाना ही बेहतर होगा। ठीक है, फिर आगे पश्चिमी क्षितिज में सूर्य धीरे धीरे नीचे जा रहा था। मैं सूर्यास्त की दिशा में चलने लगा। दूर पश्चिमी तट रेखा के एक मोड़ पर पीली रेत का एक ऊंचा टीला नजर आ रहा था। सोचा उस टीले पर जाकर सूर्यास्त देखूंगा। ठीक है, तो वो जब वे देख रहे थे, तो जब सूर्य धीरे नीचे जा रहा था, क्योंकि धीरे धीरे नीचे जा रहा था क्योंकि वो उस टाइम पे सनसेट का टाइम था। ठीक है, तो वो कहते कि मैं उसी ही डायरेक्शन में फिर चलने लगा। दूर पश्चिमी तट रेखा के एक मोड़ पर पीली रेत का एक ऊंचा टीला नजर आ रहा था। उन्हें एक ऊंचा टीला मतलब एक पहाड़ सा दिख रहा था जो सैंड का बना हुआ था। ठीक है, तो वो उसी दिशा में चलने लगते हैं। तो उन्होंने सोचा कि चलो उस टीले पर जाकर मैं सूर्यास्त देखूंगा, मैं सनसेट वहां जाकर देखूंगा, क्योंकि जो भी लोग वहां पर यात्रा करने जाते थे, घूमने जाते थे, तो वो ये देखने जरूर जाते थे वहां पर। अब यात्रियों की कितनी ही टोलियां उस दिशा में जा रही थी, क्योंकि सब लोग वो देखने जरूर जाते थे जो भी वहां जाता था। हम लोग टीले पर पहुंच गए। वह सैंड हिल थी जिसकी चर्चा में वहां पहुंचने के बाद से ही सुन रहा था। तो वहां पे एक बहुत फेमस जगह थी, ये सैंड हिल। तो ये वही जगह थी जहाँ पे लोग सनसेट देखने जाते थे। ठीक है, तो ये आप इसका नाम याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सैंड हिल पर बहुत से लोग थे, 8-10 नवयुवतियां, 6-7 नवयुवक और 2-3 गांधी टोपियों वाले व्यक्ति। ठीक है, वे शायद सूर्यास्त देख रहे थे। ये सब वहां पर लोग मौजूद थे उस टाइम पर। कितने उन्हें ग्रुप्स दिखे जो टूरिस्ट के आए हुए थे। ठीक है, तो वो लोग भी टीले पर पहुंच गए थे और ये टीला सैंड हिल था जिसकी चर्चा लेखक कन्याकुमारी पहुंचने के बाद से ही सुन रहा था, क्योंकि एक फेमस जो अट्रैक्शन होता है, तो
जाकर मतलब लोग उसकी बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं, तो लोगों को पता होता है कि यहाँ पे ये फेमस अट्रैक्शन है, मुझे यहाँ पे जाना होगा। ठीक है, तो सैंड हिल पर बहुत से लोग थे, जिसमें 8-10 नवयुवतियाँ थीं, 6-7 नवयुवक थे और 2-3 गांधी टोपी वाले व्यक्ति थे। ठीक है, अब वो आगे बताते हैं कि गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के बेरे उन्हें सूर्यास्त के समय की कॉफी पिला रहे थे। अब जो गवर्नमेंट गेस्ट हाउस था वहाँ पर बेरे मतलब जो वेटर्स थे, उन्हें शाम के टाइम की कॉफी पिला रहे थे। ठीक है, उन लोगों के वहाँ होने से सैंड हिल बहुत रंगीन हो उठी थी, क्योंकि वो सब नवयुवतियाँ थी, तो बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस पहन कर आई थी, यंग गर्ल्स थी, है ना, रंग बिरंगे कपड़े पहन कर आई थी, तो उसे बहुत रंगीन, बहुत कलरफुल सा एटमॉस्फेयर था वहाँ पे, बहुत अच्छा सा लग रहा था वहाँ पे जाके, अच्छा एम्बियंस था वहाँ पर। ठीक है, तो उन लोगों के वहाँ होने से सैंड हिल बहुत रंगीन हो उठी थी, क्योंकि कन्याकुमारी का सूर्यास्त देखने के लिए उन्होंने विशेष रुचि के साथ सुंदर रंगों का रेशम पहना था। ठीक है, सुंदर रंगों का वो, क्योंकि सूर्यास्त जब सनसेट होता है तो बहुत सारे कलर्स दिखते हैं वहाँ पर क्लाउड में, ऐसे ही वहाँ आसमान में बहुत सारी सुंदर कलर्स दिखते हैं, तो उसी सेम कलरफुल वैसे वो लोग कपड़े पहन कर आई हुई थी। अब वो आगे बताते हैं कि उन उन लोगों के वहाँ होने से सैंड हिल बहुत रंगीन हो उठी थी। ठीक है, तो कन्याकुमारी का सूर्यास्त देखने के लिए उन्होंने विशेष रुचि के साथ सुंदर रंगों का रेशम पहना था। ठीक है, हवा समुद्र की तरह उस रेशम में भी लहरें पैदा करी थी, क्योंकि उन्होंने वो रेशम जैसा कपड़ा पहना था, तो वो क्या थोड़ी सी भी हवा आती है ना तो वैसे हिलता है, बहुत लहराता है वो कपड़ा, बहुत लाइट वेट कपड़ा होता है रेशम का। ठीक है, तो जैसे जैसे वो तेज हवा आ रही थी समुद्र से, तो वो कपड़ा भी वैसे वैसे ही हिल रहा था सब उस हवा के साथ। ठीक है, कुछ युवतियां वहां आकर थकी सी एक तरफ बैठ गई, तो कुछ युवतियां या वो थकी हुई थी तो वहां पर बैठ गई, जैसे कि वेट कर रही हो कि सूर्यास्त निकले और हम इसे एंजॉय करें। ठीक है, थकी सी वहां पर बैठ गई, उस पूरे कैनवस में एक तरफ छिटके कुछ बिंदुओं की तरह। ठीक है, उस पूरे कैनवस रूपी वातावरण में एक तरह छिटके हुए कुछ बिंदुओं की तरह वो लग रही थी, साइड पे बैठी हुई। ठीक है, अब उन्हें कुछ दूर पर एक रंगहीन बिंदु, मैं ज्यादा देर अपनी जगह स्थिर नहीं रह सका। ठीक है, उन्हें कुछ थोड़ी देर, जब थोड़ी सी उन्हें ऐसा लगा कि उन युवतियों से कुछ दूर पर लेखक अपने आप को एक रंगहीन बिंदु की तरह बताती है, अपने आप को वो बता रहे हैं। ठीक है, कलरलेस बिंदु, मतलब उन्होंने कोई ऐसे कलरफुल कपड़े नहीं पहने थे, और वो कहते हैं कि वह ज्यादा देर तक उसी जगह पर स्थिर नहीं रह सके। ठीक है, सैंड हिल के सामने का पूरा विस्तार तो दिखाई दे रहा था, पर अरब सागर की तरफ एक और ऊंचा टीला था जो उधर के विस्तार को ओट में लिए था। अब सैंड हिल के सामने का पूरा विस्तार तो लेखक को दिखाई दे रहा था। ठीक है, और पर अरब सागर की तरफ एक और ऊंचा टीला था, तो वो बताते हैं कि अरब सागर की ओर, अब वो कहते हैं कि आगे कि पर अरब सागर की तरफ एक और ऊंचा टीला था जो उधर के विस्तार को ओट में लिए था। ठीक है, ओट में लिए था मतलब जैसे कि वो रोके खड़ा हो। ठीक है, उसको रोक कर खड़ा हो उधर के विस्तार को। सूर्यास्त पूरे विस्तार के पृष्ठभूमि में देखा जा सके, इसके लिए मैं कुछ देर सैंड हिल पर रुका रहकर आगे उस टीले की तरफ चल दिया। तो उन्हें ऐसा लगा कि मैं उस टीले पर चला जाता हूँ तो वहां से मुझे और बेटर व्यू दिखेगा। ठीक है, तो लेखक सूर्यास्त को पूरे विस्तार से पृष्ठभूमि पर देख सके, इसके लिए वह कुछ देर सैंड हिल पर रुका, परंतु फिर उस आगे की टीले की तरफ चल पड़ा जो लेखक ने सैंड हिल से कुछ दूरी पर ही देखा था, क्योंकि उन्हें अब उसके लिए उत्सुकता होने लगी कि मैं वहां जाकर देखता हूँ। ठीक है, पर रेत पर अपने अकेले कदमों को घसीटता वहां पहुंचा तो देखा कि उससे आगे उससे भी ऊंचा एक और टीला है। तो अब क्योंकि रेत पर चलना और माउंटेन है और रेत भी है, तो रेत पर क्या होता है कि पैर भारी हो जाते हैं, तो रेत पर चलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो वो कहते हैं कि मैं पैरों को अपने थोड़ा घसीटता हुआ मुझे चलना पड़ रहा था, क्योंकि वो माउंटेन भी है, तो माउंटेन पे चढ़ना इतना नॉर्मल बात नहीं, इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हम लोग प्लेन्स पे ज़्यादातर जो लोग रहते हैं, तो जब माउंटेन पे हम लोग घूमने भी जाते हैं तो थोड़े हमारे पैर थकते हैं, तो हमें अपने आप को घसीटना पड़ता है। ठीक है, तो वो घसीटते हुए वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि उससे आगे भी, उसमें भी एक आगे एक और ऊंचा टीला भी है। ठीक है, तो फिर वो देखते हैं कि तो मैंने देखा कि उससे आगे उससे भी ऊंचा एक और टीला है। जल्दी जल्दी चलते हुए मैंने एक के बाद एक कई टीले पार किए, तो वो उन्हें और एक्साइटमेंट हो रही थी कि और टीले पार करते जाते और जाते जा रहे थे। टांगे थक रही थी पर मन थकने को तैयार नहीं था, तो उनकी टांगे अब थक रही थी, टांगे जवाब दे रही थी, पर उनका मन कहते नहीं और जाना है, अभी और जाना है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी चलते हुए लेखक ने एक के बाद एक कई टीले पार किए।
देखा कि टांगे थक रही थी पर मन थकने को तैयार नहीं था। हर अगले टीले पर पहुंचने पर ऐसा लगता था कि शायद अब एक ही टीला और है और उस पर पहुंचकर पश्चिमी क्षितिज का खुला विस्तार अवश्य नजर आ जाएगा। तो हर टीले पर जाकर लगता था कि बस अब मुझे यहाँ से पश्चिमी क्षितिज का खुला विस्तार जरूर दिखेगा। और सचमुच एक टीले पर पहुंचकर वह खुला विस्तार सामने फैला दिखाई दे गया। वहां से दूर तक एक रेत की लंबी ढलान थी, जैसे वह टीले से समुद्र में उतरने का रास्ता हो। तो अब जैसे उन्होंने वहां पर पहुंचे जहाँ पर उन्होंने वो विस्तार देखा, तो उन्हें सच में ऐसे वो कल्पना कर रहे लेखक कर मतलब जिसकी कल्पना उन्हें थी कि हाँ मैं ऐसे एक जगह पर पहुंचूंगा और वहां से मुझे बहुत अच्छे से प्रॉपर सनसेट दिखेगा। अब उसी टीले से दूर एक रेत की लंबी ढलान भी थी, जैसे कि वह टीले से समुद्र में उतरने का कोई रास्ता हो। ठीक है, सूर्य तब पानी से थोड़ा ही ऊपर था। ठीक है, सूर्य तब पानी से थोड़ा ही ऊपर था। अपने प्रयत्न की सार्थकता से संतुष्ट होकर मैं टीले पर बैठ गया, ऐसे जैसे वह टीला संसार की सबसे ऊंची चोटी हो और सिर्फ मैंने उस चोटी को पहली बार सर किया हो। ठीक है, अब क्योंकि वो अकेले ही वहां जाते जा रहे थे तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब उन्हें अपनी कोशिश में कोशिश की सफलता से संतुष्ट होकर अब उनको लगता है कि अब एक तरफ बैठ जाते हैं, थोड़ा सा इसको बैठकर एंजॉय करा जाए। और वो ये सोच रहे कि ये टीला संसार की सबसे ऊंची चोटी है और सिर्फ यही वहां पर पहली बार उन्होंने वहां पहुंचकर विजय हासिल की है। ठीक है, अब पीछे दाई तरफ दूर दूर तक हटकर उसे उगे नारियलों के झुरमुट नजर आ रहे थे। अब जब उन्होंने दाई तरफ देखा तो उन्हें बहुत सारे नारियल के झुरमुट नजर आते, बहुत सारे नारियल लगे हुए थे। ठीक है, गूंजती हुई तेज हवा से उनकी टहनियां ऊपर को उठ रही थी। पश्चिमी तट के साथ साथ सूखी पहाड़ियों की श्रृंखला दूर तक चली गई थी, जो सामने फैली रेत के कारण बहुत रूखी, बीहड़ और वीरान लग रही थी। ठीक है, तो अब ये जो आप सीन देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर, तो ये हुआ क्या, पश्चिमी तट के साथ साथ सूखी पहाड़ियों की एक श्रृंखला दूर तक चली गई थी, जो सामने फैली रेत के कारण बहुत सूखी, रूखी और बीहड़ और वीरान लग रही थी। वीरान मतलब खाली खाली लग रही थी। ठीक है, सूर्य पानी की सतह के पास पहुंच गया था। सुनहली किरणों ने पीली रेत को एक नया सा रंग दे दिया था। अब सूर्य क्या हुआ था, बिल्कुल क्योंकि सनसेट का टाइम था तो बिल्कुल पानी की सतह के पास पहुंच गया, क्योंकि पानी भी और सूर्य बहुत आसपास होते, पानी बहुत ऊपर तक होता है, तो ऐसे ही लगता है बहुत दूर से जब देखो कि सूर्य बिल्कुल पानी के पास पहुंच गया है। ठीक है, सुनहली किरणों ने पीली रेत को एक नया सा रंग दे दिया था। वो जो सूर्य की जो किरणें थी उस टाइम पे, येलो, ऑरेंज, उन्होंने रेत को भी एक नया सा रंग दे दिया था। ऐसे लगे जैसे एकदम नई नई रेत हो। ठीक है, एकदम न्यू न्यू उसमें शाइनिंग थी। तो उस रंग से में रेत इस तरह चमक रही थी जैसे अभी अभी इसका निर्माण करके वहां उसे उड़ेला गया हो। ठीक है, मैंने उस रेत पर दूर तक बने अपने पैरों के निशानों को देखा, क्योंकि वो वहां से चलकर आए थे तो उनके पैरों के निशान वहां पर थे। तो वो कहते हैं कि आगे लगे ऐसा लगा जैसे रेत पहली बार उन निशानों से टूटा हो, मतलब क्योंकि वो नया नया वहां पर आया था तो उन्हीं के पैरों के निशान से वो वहां टूटा हो, क्योंकि वो पहले ही बता चुके थे कि वो वहां पर अकेले ही थे। इससे मन में एक सिहरन भी हुई, हल्की उदासी भी घिर गई। तो उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने नेचर का एक नेचुरल डिजाइन जैसे खराब कर दिया अपने पैरों से, है ना। तो ऐसे उनके मन में एक कंपन हुई और हल्की उदासी भी घिर गई। सूर्य का गोला पानी की सतह से छू गया, पानी पर दूर तक सोना ही सोना धुलाया। अब जो सूर्य का गोला था, मतलब सन आपने देखा होगा गोल होता है, तो वो पूरी तरह से अब पानी की लेयर तक छू गया था, मतलब इतना उसका सनसेट इतना हो गया था, तो ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल अब पानी से टच कर रहा है। ठीक है, अब पानी तक पर दूर तक सोना ही सोना धुल गया, मतलब क्योंकि सन जो होता है वो गोल्ड के कलर का होता है, सोने के कलर का होता है। तो वो लेखक बता रहे कि ऐसा लग रहा था जैसे पानी मतलब पूरा उसी कलर का हो गया, गोल्ड का कलर का, येलो कलर का, सोना ही सोना जैसे उसमें धुल गया हो। ठीक है, पर वह रंग इतनी जल्दी जल्दी बदल रहा था कि किसी भी एक क्षण के लिए उसे एक नाम दे सकना असंभव था, क्योंकि वो प्रोसेस अब बहुत जल्दी जल्दी होता है। फिर सनसेट एकदम जब हो जाता है उसके बाद, क्योंकि फिर एकदम से ही अंधेरा हो आता है, और जैसे ही अंधेरा हो आता है तो एक ग्रेइश ब्लैकिश सा कलर होने लगता है आसमान में। ठीक है, तो वो बता रहे थे कि वो इतनी जल्दी जल्दी वो सब हो रहा था। अब सूर्य का गोला जैसे एक बेबसी में पानी के लावे में डूबता जा रहा था। तो अब वो बेबसी मतलब उसको डूबना ही है, वो उसका रोज का प्रोसेस है, चाहे उसका मूड हो चाहे उसका मूड नहीं हो, उसको एक
बाय डिफॉल्ट उसको डूबना ही डूबना है, तो बेबसी से वो डूबता चला जा रहा था। धीरे धीरे वह पूरा डूब गया और कुछ क्षण पहले जहाँ सोना बह रहा था अब लहू बहता नजर आने लगा। तो वो एकदम एकदम रेड हो जाता है, ठीक है। पहले जब दिन भर अगर आप देखोगे तो येलो ऑरेंज, फिर जब वो सनसेट होता है ना तो डार्क ऑरेंज और एकदम रेड कलर होता है। तो एकदम जब एंड हो रहा था, जब लास्ट का टाइम था, तो उससे वो बिल्कुल ऐसे रेड हो गया बिल्कुल पानी। तब ऐसा लग रहा था जैसे लहू बहने लगा हो, ठीक है। कुछ और क्षण बीतने पर वह लहू भी धीरे धीरे बैंगनी और बैंगनी से काला पड़ गया। मतलब वो रेड कलर अब पर्पल हो गया, फिर पर्पल से वो एकदम ब्लैकिश से आने लगा, ठीक है। फिर एक बार मुड़कर दाई तरफ पीछे देख लिया, ठीक है। अब जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि नारियलों की टहनियाँ उसी तरह हवा में ऊपर उठी थी। अब क्या हुआ था, जब वो ये सब देख रहे थे, तो जब उन्होंने दाएं तरफ थोड़ा दूरी पर देखा तो उन्होंने देखा कि नारियलों के समूह नजर आ रहे थे। अब तेज हवा, क्योंकि ओशन और समुद्र में पानी के पास बहुत तेज हवा चलती है, तो तेज हवा से उनकी टहनियाँ ऊपर की ओर उठ रही थी और गूंजती हुई सी आवाज कर रही थी, ठीक है। तो नारियलों की टहनियाँ उसी तरह ऊपर हवा में ऊपर उठी थी और हवा उसी तरह गूंज रही थी, पर पूरे दृश्य पट पर स्याही फैल गई थी। स्याही फैल गई थी मीन्स स्याही के कलर कैसा होता है, एकदम डार्क ब्लू। ऐसे ही जब सनसेट होता है तो उसके बाद एकदम से रात होने लगती है, तो सनसेट का टाइम ब्लू वाला जो हमारा स्काई होता है और जो सनसेट के टाइम का जो अंधेरा होने लगता है, वो मिलाकर बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे स्याही का कलर एकदम डार्क वाला ब्लू होता है, ठीक है। तो क्या हो चुका था, वो बिल्कुल स्याही फैल गई हो, जैसे इंक फैल गई हो। स्याही मीन्स इंक, ओके। एक दूसरे से दूर खड़े झुरमुट स्याह पकड़ कर जैसे लगातार सिर धुन रहे थे और हाथ पैर पटक रहे थे, ठीक है। अब जो दूर दूर लोग आप जो वहाँ पर जो देखने आए हुए थे, तो वो आपस में उन सब वो नज़ारा देख रहे थे और मतलब हाथ पैर पटक रहे थे कि अब तो बस, क्योंकि वो सब क्या देखने आए थे, सनसेट। सनसेट खत्म हो गया तो अब हाथ पैर पटक रहे थे कि चलो अब वापस जाना ही यहाँ से पड़ेगा, क्योंकि इतना सुंदर दृश्य छोड़कर अब हमें यहाँ से वापस लौटना होगा। तो वो आगे फिर बोलते, मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और अपनी मुट्ठियाँ बीच तक खोलता कभी उस तरफ वक्त भी समुद्र की तरफ देखता रहा, क्योंकि उनका वहां से जाने का मन ही नहीं हो रहा था, ठीक है। पर अचानक उन्हें ख्याल आता कि मुझे वहां से लौटकर भी जाना है। इस ख्याल से ही शरीर में कंपकपी भर गई, क्योंकि अब इतनी ऊपर के बाद अब उन्हें नीचे भी जाना है। अब उन्हें ऊपर तो वो आते चले गए इस लालच में कि मैं अच्छे से अच्छा बिल्कुल ऊपर जाके सनसेट एंजॉय करूंगा, पर अब उनको अब इस अंधेरे में नीचे भी जाना, तो अंधेरे में ऐसे नई जगह है, ऊपर से पहाड़ियां हैं, तो नीचे जाना भी मुश्किल है, कोई रोड तो है नहीं। तो दूर सैंड हिल की तरफ देखा, वहां स्याही में डूबे कुछ धुंधले रंग हिलते नजर आ रहे थे। मैंने रंगों को पहचानने की कोशिश की, पर उतनी दूर से आकृतियों को अलग अलग कर सकना संभव नहीं था। अब वो सैंडल, क्योंकि वो सैंडल तो दूर छोड़ आए थे, सैंडल से वो और ऊपर 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 पहाड़ों पे चढ़ाए थे देखने के लिए सनसेट। तो जब उन्होंने दूर देखा, सैंडल पे नजर डाली, तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि सैंडल पे बहुत से लोग देखने आए हुए थे, बहुत से विजिटर्स ऑलरेडी ये नज़ारा देखने आए हुए थे। तो अब वो बस दूर से, बहुत दूरी से क्या होता है, एग्जैक्टली लोग और उनके कलर के कपड़े तो नहीं दिखते, बस हिलते हुए लोग दिखते हैं। तो जब लोग वापस जा रहे थे तो उनको वो आकृतियाँ थोड़ी दूर हिलती हुई दिख रही थी, ठीक है। फिर वो कहते, मैंने उन रंगों के बीच स्याह पड़ती रेत में कि कितने ही टीले थे, ठीक है। स्याह पड़ती रेत पे कितने ही टीले थे उन रंगों में। मन में डर समाने लगा कि क्या अंधेरा होने से पहले मैं उन सब टीलों को पार करके जा सकूंगा। अब उन रंगों के बीच में वो सारे टीले थे जिन पर वो चढ़कर ऊपर वहां जहाँ पर पहुंचे थे वहां पहुंचे थे, ठीक है। अब उनको ये डर था कि क्या मैं फिर से अब ये सब टीलों को पार करके वापस जा सकूंगा। कुछ कदम उस तरफ बढ़ा भी, पर लगा कि नहीं, उस रास्ते से जाऊंगा तो शायद रेत में ही भटकता रह जाऊंगा। इसलिए सोचा बेहतर है नीचे समुद्र तट पर उतर जाऊं। तट का रास्ता निश्चित रूप से केप होटल के सामने तक ले जाएगा। तो उनको लगा जिस रास्ते से मैं चढ़कर आया हूँ वहां जाना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है कि मैं रेत में भटक जाऊंगा। तो यहाँ उन्हें जहाँ समुद्र तट का रास्ता दिख रहा था, उनको लगा कि यहाँ से उतर जाता हूँ, तो हो सकता है ये रास्ता मुझे केप होटल पे ही ले जाएगा। निर्णय तुरंत करना था, इसलिए बिना सोचे मैं रेत पर बैठकर नीचे तट की तरफ फिसल गया। पर तट पर पहुंचकर फिर कुछ क्षण भरते अंधेरे की बात भूल रहा। कारण था तट की रेत। यूं पहले भी समुद्र तट पर कई कई रंगों की रेत देखी थी। सुरमई, सुरमई मतलब सोने की कलर की, गोल्ड की कलर की, खाकी ग्रे कलर की, खाकी ब्राउनिश ग्रेइश कलर जैसे होता है ना,
मतलब खाकी वो ड्रेस होती है जो पुलिस वाले पहनते हैं, ब्राउनिश सी, पीली और लाल। मगर जैसे रंग उस रेत में थे वैसे मैंने पहले कभी कहीं की रेत में नहीं देखे थे। तो वो उनका मन ही नहीं भर रहा था उस रेत में। तो कहते कि जितने सुंदर कलर्स मैंने यहाँ पर देखे हैं वो मैंने वहाँ पहले कभी नहीं देखे थे। ठीक है, कितने ही अनाम रंग थे वे, अनाम मतलब कितने ही सारे रंग थे, दुनिया भर के अलग अलग रंग थे, एक एक इंच पर एक दूसरे से अलग, और एक एक रंग कई कई रंगों की झलक लिए हुए। ठीक है, मतलब हर इंच पे अगर वो देखोगे तो एक अलग अलग कलर थे, और हर एक कलर अलग ही अलग रंग के मतलब मिक्सचर ऑफ कलर्स लिए हुए। ठीक है, एक एक इंच पर एक ही दूसरे से बिल्कुल अलग रंग, और एक एक रंग कई कई रंगों की झलक लिए हुए लग रहा था। ठीक है, फिर वो कहते हैं काली घट और घनी लाल आंधी को मिलाकर रेत के आकार में ढाल देने से रंगों के जितनी तरह के अलग अलग सम्मिश्रण पाए जा सकते थे वे सब वहाँ थे। ठीक है, तो अब काली घटा और घनी लाल जो आंधी को मिलाकर, क्योंकि रेत का जो कलर होता है वो रेड रेड सा होता है। ठीक है, ब्राउन रेड रेड, डार्क ब्राउन रेड रेड सा होता है। मिलाकर रेत के आकार में ढाल देने से रंगों में जितनी तरह के अलग अलग सम्मिश्रण पाए जा सकते थे, मतलब मिक्सचर्स पाए जा सकते थे, वो सब वहाँ पर थे। और उसके अलावा और भी बहुत से रंग थे। ठीक है, वे सब थे वहाँ, और उनके अतिरिक्त भी बहुत से रंग थे। तो उन्होंने कहा मैंने कई अलग अलग रंगों की रेत को हाथ में लेकर देखा और मसलकर नीचे गिर जाने दिया। तो उन्होंने हाथ में लिया, उसे मसला, पर जिन रंगों को हाथों में नहीं छू सकता था उन्हें पैरों से मैंने मसल दिया। मन था कि किसी तरह हर रंग की थोड़ी थोड़ी रेत अपने पास रख लूं, पर उसका कोई उपाय ही नहीं था। तो उनको ऐसा लग रहा था कि मैं सारे रंगों की रेत अपने पास रख लूं, पर कोई उपाय नहीं था, मतलब कोई स्टोरेज की उनके पास कोई चीज़ नहीं थी। ठीक है, ये सोचकर कि फिर किसी दिन आकर उस रेत को बटोरूंगा, मैं उदास मन से वहां से आगे चल दिया। उन्होंने सोचा कि मैं फिर कभी आऊंगा और लेकर जाऊंगा। अब समुद्र में पानी बढ़ रहा था। तट की चौड़ाई धीरे धीरे कम होती जा रही थी क्योंकि पानी बिल्कुल आगे आता जा रहा था। एक लहर मेरे पैरों को भिगो गई तो सहसा मुझे खतरे का एहसास हुआ। तो जैसे वो एक लहर उनके पैरों के और पास आ गई तो उन्हें अब खतरा लगने लगा। ठीक है, उन्हें लगने लगा कि अब पानी बढ़ता चला जा रहा है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मैं जल्दी जल्दी चलने लगा। तट का सिर्फ तीन चार चार फुट हिस्सा पानी के बाहर था। ठीक है, सिर्फ तीन चार चार फुट हिस्सा पानी के बाहर रह गया था, बाकी सब भर गया था। लग रहा था कि जल्दी पानी उसे भी अपने अंदर समा लेगा, क्योंकि पानी का बहुत प्रेशर होता है। इसलिए एक बार सोचा कि खड़ी रेत में से होकर फिर ऊपर चला जाऊं, पर वह स्याह पड़ती रेत इस तरह दीवार की तरह उठी थी कि उस रास्ते पर ऊपर जाने की कोशिश करना ही बेकार था। अब मुझे लगा, फिर से उनका मन हुआ कि मैं वापस चला जाऊं जहाँ से आया हूँ, पर अब वो जहाँ पर उतरे थे तो अब वो स्याही पड़ती रेत ऐसे हो गई जैसे दीवार हो। ठीक है, मेरे मन में खतरा बढ़ गया। अब क्योंकि वो नहीं पार कर पा रहे थे तब उनको और ज्यादा खतरा लगने लग रहा था। ठीक है, दो एक और लहरें पैरों के नीचे तक आकर लौट गई। मैंने जूता उतारकर हाथ में ले लिया। एक ऊंची लहर से बचकर इस तरह दौड़ा जैसे सचमुच वह मुझे अपनी लपेट में लेने आ रही हो। तो बहुत सारी ऊंची ऊंची, उस टाइम पे रात का टाइम था तो हाई टाइड्स आ रही थी, तो उनको बहुत ऊंची ऊंची लहरें आ रही थी, तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये शायद मुझे अपने साथ ही समाकर ले जाएंगी। ठीक है, सामने एक ऊंची चट्टान थी। वक्त पर अपने को संभालने की कोशिश की, फिर भी उसे टकरा गया। तो अब एक ऊंची चट्टान थी तो इसी को अपने आप को संभालने की कोशिश में टाइट से उन्हें वो क्या हुआ, वो चट्टान से टकराए। तो जैसे वो चट्टान से टकराए तो उनको हल्की खरोच भी आ गई, पर ज्यादा चोट नहीं लगी। चट्टान पानी के अंदर तक चली गई थी। उसे बचाकर आने जाने के लिए पानी में उतरना आवश्यक था। ठीक है, पर उस समय पानी की तरफ पाँव बढ़ाने का मेरा साहस नहीं हुआ। वो इतनी प्रेशर से आया ना कि वो अंदर पानी, उस चट्टान से बचकर मतलब आगे जाने के लिए पानी में उतरना उसको जरूरी था। अगर उसको उस चट्टान से उसको बचना था, परंतु उस समय पानी की तरफ पाँव बढ़ाने का लेखक को बिल्कुल साहस नहीं हो रहा था। मैं चट्टान की नोकों पर पैर रखता हुआ किसी तरह उसके ऊपर पहुंचा। सोचा नीचे खड़े रहने की अपेक्षा यह अधिक सुरक्षित होगा, क्योंकि वहाँ नीचे जहाँ पे पानी आई जा रहा है, बार बार टाइड्स आई जा रही है,
वहाँ पर खड़े रहने से अच्छा है कि यहाँ पर ऊपर चढ़ जाए, ये ज़्यादा सेफ रहेगा। पर ऊपर पहुँच के लगा जैसे मेरे साथ एक मजाक किया गया हो। चट्टान के उस तरफ तट का खुला फैलाव था, लगभग 100 फुट का। अब जैसे ही वो उस चट्टान पे चढ़े तो आगे उन्होंने देखा कि चट्टान के आगे जैसे एक मतलब रोड टाइप, एक सड़क टाइप बनी है, फैलाव था। कितने ही लोग वहाँ टहल रहे थे, है ना। मतलब उसको बिल्कुल वहाँ से ऐसे टापना था और फिर वो जहाँ पे उनको जाना था वहाँ पहुँच चुके थे। ऊपर सड़क पर जाने के लिए वहाँ से रास्ता भी बना हुआ था। मन से डर निकल जाने से मुझे अपने आप काफ़ी हल्का लगा और मैं चट्टान से नीचे कूद गया। ठीक है, तो वो एक सेफ जगह पर अब पहुँच चुके थे। अब रात केप होटल का लॉन। अब वो रात में जब अपने होटल में पहुंच गए, जब सेफली वो वहां से पहुंच गए, तो अब वो वहां का दृश्य का वर्णन करते हुए बताते हैं कि रात में केप होटल के लॉन और अंधेरे में हिंद महासागर को काटती हुई काली लकीरों का अद्भुत नज़ारा वो अब हमें दिखा रहे हैं। ठीक है, तो वो बताते हैं कि अंधेरे में हिंद महासागर को काटती हुई स्याह लकीरें, एक पौधे की टहनियाँ, नीचे सड़क पर टॉर्च जलाता बुझाता एक आदमी, दक्षिण पूर्व के क्षितिज में एक जहाज की मध्यम सी रोशनी है। क्योंकि वो वहाँ पर बैठ के ये सब एंजॉय कर रहे हैं, तो ये सब वो बता रहे हैं कि जो जो उन्हें वहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, ये सब उन्हें दिख रहा है, ये उसका अनुभव वो कर रहे हैं। ठीक है, अब वो बताते हैं सूर्योदय। हम 8 आदमी विवेकानंद चट्टान पर बैठे थे। चट्टान तट से 100-125 गज आगे समुद्र के बीच जाकर वहां जहाँ बंगाल की खाड़ी की भौगोलिक सीमा समाप्त होती है। अब ये 8 आदमी कहाँ पर बैठे थे? विवेकानंद चट्टान पे। मतलब वहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी ने वहाँ पे समाधि ली थी, तब उसको विवेकानंद चट्टान बोला जाता था। अब चट्टान तट से 100-125 गज आगे समुद्र के बीच जाकर जहाँ बंगाल की खाड़ी की भौगोलिक सीमा समाप्त होती है, तो वो वहाँ की बातें बता रहे हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं कि मेरे अलावा कन्याकुमारी के 3 नवयुवक भी थे, तो वही कन्याकुमारी के कुछ 3 लोकल्स भी थे, जिसमें से एक ग्रेजुएट था। ठीक है, 4 मल्लाह थे जो एक छोटी सी मछुआ नाव में हमें वहाँ लाए थे। 4 मल्लाह थे। ठीक है, छोटी सी नाव में हमें लाए थे। मल्लाह कौन होते हैं? मतलब कुछ एक कम्युनिटी होती है जो नाव को खेने का काम करती है। ठीक है, और मछुआ कौन होते हैं? मछुआरा, आपको ये तो पता ही होगा, है ना। मछुआ या महुआ, मतलब मछुआ जो वो लेकर जाता है, छोटी सी मछुआ नाव से हमें वहाँ ले गया। मछुआ मतलब एक प्रसिद्ध पेड़ जिसके फूल या फल खाने और लकड़ी, मतलब वो ईंधन तथा इमारती काम में आती है, तो ये बनाने के काम में आती है। ठीक है, जिसमें वो बैठकर गए थे वो नाव। नाव क्या थी? रबड़ पेड़ के 3 तनों के साथ साथ जोड़ लिया गया था बस। नीचे की नुकीली चट्टानें और ऊपर की ऊंची ऊंची लहरों से बचाते हुए मल्ला नाव को उस तरफ ला रहे थे, तो मैंने आसपास की तरफ देखते हुए उतनी दूर अपनी चेतना को स्थगित रखने की चेष्टा की थी। अपने अंदर के डर की दिखावटी उदासीनता से ढक रखना चाहा था। तो उनके अकॉर्डिंग क्या था? नाव के नाम पे बस एक वो थी, नीम की नाव थी, वो उसकी नाम की ही नाव थी, बस रबड़ के पेड़ के 3 तनों को साथ में जोड़ दिया था और बस उसे नाव बोल रहे थे वो, जबकि वो प्रॉपर ऐसे कंफर्टेबली जाने वाली ऐसे नाव नहीं थी। ठीक है, तो वो कहते कि उतनी देर में लेखक ने आसमान की तरफ देखते हुए अपनी चेतना को मतलब ठहराव देने की कोशिश की थी कि लेखक अपने अंदर के डर को दिखावटी उदासीनता से ढकना चाह रहे थे। वो डर रहे थे ना उसमें बैठने से, क्योंकि वो नाव के नाम पे बस ऐसे 3 रबड़ के वो तने जोड़े हुए थे बस। परंतु जब वे लोग चट्टान पर पहुंच गए तो डर लेखक की टांगों में उतर गया, क्योंकि वहां नाव पर बैठे हुए भी हल्की हल्की वो कांप रही थी, उनको डर लग रहा था। तो वो कहते कि पर जब चट्टान पर पहुंच गए तो डर मेरी टांगों में उतर गया, क्योंकि वहां बैठे हुए भी हल्के हल्के कांप ही रही थी। अब ग्रेजुएट नवयुवक मुझे बता रहा था कि कन्याकुमारी की 8,000 की आबादी में कम से कम 400-500 शिक्षित नवयुवक ऐसे हैं जो बेकार हैं। तो सिर्फ 8,000 वहाँ पे बस लोग रहते हैं उस शहर में, और कम से कम 400-500 शिक्षित नवयुवक हैं। बस 8,000 में से सिर्फ 400-500 ही है जो एजुकेटेड नवयुवक है, यंग पीपल है, और वो भी अनएम्प्लॉयड है। उनमें से 100 के लगभग ग्रेजुएट हैं। उनका मुख्य धंधा है नौकरियों के लिए अर्जियां देना और बैठकर आपस में बहस करना। तो वो उनके पास कोई काम नहीं है, उन्हें कुछ काम नहीं मिलता, तो वो क्या करते हैं? बस नौकरी की अर्जियां मतलब फॉर्म्स भरते रहते हैं, अप्लाई करते रहते हैं और बस आपस में बैठ के बहस करते रहते हैं। पर खुद वह फोटो एल्बम बेचता था। वो खुद वहाँ पर फोटो एल्बम बेच के अपना काम चला रहा था। दूसरे नवयुवक भी उसी की तरह छोटे मोटे काम करते थे।
हम लोग सीपीयू का गूदा खाते हैं और दार्शनिक सिद्धांतों पर बहस करते हैं। ठीक है, अब वो बता रहे थे कि उन्हें कि हम लोग क्या करते हैं, क्या खाते हैं, सीपीयू का गूदा खाते हैं और दार्शनिक सिद्धांतों पर बहस करते हैं। ठीक है, सीपीयू का गूदा, सीपी क्या होती है, जो शंख, वो जो घूंगे जो वहां पर घूमते हैं समुद्र में, तो वो खाते थे वो। उसमें कहते हैं कि बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। ठीक है, और दार्शनिक सिद्धांतों पे मतलब जो दर्शन, जो दर्शनीय जो जगहें होती हैं उन पे वो बहस करते हैं। वो कहते हैं कि इस चट्टान से इतनी प्रेरणा तो हमें मिलती ही है। मुझे दिखाने के लिए उसने वहां से एक सीपी लेकर उसे तोड़ा और उसका गूदा मुंह में डाल लिया। पानी और आकाश में तरह तरह के रंग झिलमिलाकर छोटे छोटे द्वीपों की तरह समूह में बिखरी स्याह चट्टानों की ओर से सूर्य उदित हो रहा था। अब पानी और आकाश में तरह तरह के रंग झिलमिल कर रहे थे। छोटे छोटे द्वीपों कहते, छोटे छोटे आइलैंड्स की तरह समुद्र में बिखरी काली चट्टानों की आड़ से सूर्य उदित हो रहा था, सूर्य उदय हो रहा था। ठीक है, फिर वो बताते कि घाट पर बहुत से लोग उगते सूर्य को अर्घ देने के लिए एकत्रित थे। वो देते ना, अर्घ देते हैं तो जल चढ़ाते हैं, वो देने के लिए बैठे हुए थे। घाट से थोड़ा हटकर गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के बैरे सरकारी मेहमानों को सूर्योदय के समय की कॉफी पिला रहे थे। तो फिर से वही जो वेटर्स थे वो गवर्नमेंट हाउस में बैठे, जो भी सरकारी मेहमान, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, गेस्ट आए हुए थे, उनको कॉफी पिला रहे थे। दो स्थानीय नवयुवतियां उन्हें अपनी टोकरियों से शंख और मालाएं दिखला रही थी, तो वो बेचने आई हुई थी। वे लोग दोनों काम साथ साथ कर रहे थे, मालाओं का मोल तोल और अपने बाइनोकुलर से सूर्य दर्शन। तो वो सारे जो विजिटर्स वहाँ बैठे कॉफी पी रहे थे, तो क्या देखने आए हुए थे, वो ये नज़ारा देखने आए हुए थे सनराइज का। बाइनोकुलर्स आपको पता है, दूरबीन से। मेरा साथी अब मोहल्ले मोहल्ले के हिसाब से मुझे बेकारी के आंकड़े बता रहा था। बहुत से कडल काक हमारे आसपास तैर रहे थे। ठीक है, तो वो मोहल्ले मोहल्ले से मतलब एरिया एरिया के हिसाब से वहाँ पे जितने भी बेकार लोग हैं, अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उनका नंबर उनको बता रहा था। बहुत से कडल काक मतलब एक बर्ड होती है, तो उनके आसपास वो बहुत सारे तैर रहे थे। और वहाँ की बेकारी की समस्या और सूर्योदय की विशेषता इन दोनों से बेलाग, मतलब वो वहाँ जो पक्षी थे वो बिल्कुल, जो भी अनएम्प्लॉयमेंट की वहाँ पे प्रॉब्लम इतनी चल रही है, लोगों को बिल्कुल, लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है। और फिर ये सूर्योदय की विशेषता, क्योंकि वो सूर्योदय और सूर्यास्त के लिए ये जगह बहुत फेमस है, तो वो इन सब से, ये जो पक्षी है वो बिल्कुल बेफिक्र है, उन्हें कोई टेंशन नहीं है, उन्हें कुछ मतलब लेना देना नहीं है इन सब चीज़ों से। अब कन्याकुमारी के मंदिर में पूजा की घंटियां बज रही थी। भक्तों की मंडली अंदर जाने से पहले मंदिर की दीवार के पास रुककर उसे प्रणाम कर रही थी। अब भक्तों की जो मंडली थी, जो अंदर जाने से पहले एक मंदिर की दीवार के पास रुक के वहाँ पे प्रणाम कर रही थी। सरकारी मेहमान गेस्ट हाउस की तरफ लौट रहे थे। हमारी नाव और किनारे के बीच हल्की धूप में कई एक नावों के पाल और कुडल काकों के पंख एक से चमक रहे थे। मैं अब भी आंखों से बीच की दूरी नाप रहा था और मन में बसों का टाइम टेबल दोहरा रहा था, क्योंकि तीसरी बस 9:40 पर चौथी। ठीक है, क्योंकि उनको वापस जाने का टाइम हो रहा था, तो वो क्या कर रहे थे कि वो अपनी बस के बारे में, मतलब उसी के टाइम पे के बारे में सोच रहे थे। और वो क्या कर रहे थे, जब वो उधर बैठे हुए थे, तो लेखक की नाव और किनारे के बीच हल्की धूप में कई एक नाव के पाल और कटर काकों के पंख एक समान ही चमक रहे थे। लेखक अब भी अपनी आंखों के बीच की दूरी नाप रहा था और मन में बसों का टाइम टेबल भी दोहरा रहा था, जैसे तीसरी बस 9:40 पर, चौथी, और ये एसेट्रा एसेट्रा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है। ये जो बैक एक्सरसाइज है, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस। थैंक यू।